जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। हम लोग परिच्छेद 8 तक देख चुके थे। उसमें कहा गया था कि जब छोटे दरोगा जो नया नया अभी भर्ती हुए थे, वह डकैत को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो फील्ड की तरफ पार करते करते उसमें में एक प्रकार की आवाज़ आती है। वो आवाज़ किनका, हरफा सरफा ऐसे करके आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ किनका, मार्फत सरफत हरफा ऐसे करके आवाज़ आती है। वो आवाज़ जोगनाथ का होता है। तो उस जोगनाथ को वह क्या कहते हैं, गुस्से से गिरफ्तार करवा के उसे हवालात भेज देते हैं। तो उसमें कांस्टेबल कहता है, इससे हवालात कैसे भेजा जा सकता है, यह वेद जी का आदमी है। जो ना कि एक स्थानीय गुंडा है जिसे वैद्य जी का आदमी कहा जाता। आगे हम लोग परिच्छेद संख्या 9 से देखेंगे। कोऑपरेटिव यूनियन। कोऑपरेटिव यूनियन के गबन की बड़े ही सीधे साधे ढंग से, वो कोऑपरेटिव यूनियन में क्या हुआ था, गबन हो गया था। वही गबन भी बहुत सीधे साधे ढंग से हुआ। सैकड़ों की संख्या में रोज होते रहने वाले गबनों की अपेक्षा, जो सैकड़ों की जो बहुत तरह के यहाँ सैकड़ों की संख्या में रोज होते रहने रहने वाले गबनों की अपेक्षा इसकी यही सौंदर्य थी कि यह शुद्ध गबन था। इसमें ज्यादा घुमाव फिराव न था, न इसमें जाली दस्तकों की जरूरत पड़ी, न फर्जी हिसाब बनाया गया, बल्कि इसमें किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ा। कोऑपरेटिव यूनियन का एक बीज गोदाम था, जिसमें गेहूं था। जिसमें क्या था, जिसमें गेहूं भरा हुआ था। एक दिन यूनियन के सुपरवाइजर राम स्वरूप, यूनियन के सुपरवाइजर का नाम क्या है, राम स्वरूप। इस नाम को याद रखिएगा, काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। राम स्वरूप दो ट्रक के साथ में लेकर बीज गोदाम में आए। ट्रकों पर गेहूं के बोरे लाद लिए गए और दूर से दिखने वाले लोगों ने समझा कि यह कोऑपरेटिव यूनियन में रोज होता ही रहता है। उन्हें पड़ोस के दूसरे बीज गोदाम में पहुंचाने के लिए रामस्वरूप खुद ड्राइवर के बगल में बैठ गया और ट्रक चल पड़ा। सड़क से एक कच्चा रास्ता पर मुड़ जाने से 5 मील आगे दूसरा बीज गोदाम मिल जाता, पर ट्रक उस जगह नहीं मुड़े, वे सीधे चले गए। यहीं से गबन शुरू हो गया। ट्रक सीधे शहर के गल्ला मंडी में पहुंच गए। वहां गेहूं के बोरे उतार कर दोनों ट्रक गबन के बारे में सब कुछ भूल गए और दूसरे दिन पास के क्षेत्र में पूर्ववत कोयला और लकड़ी ढोने लगे। रामस्वरूप का उसके बाद काफी दिन तक पता नहीं चला और लोगों ने विश्वास कर लिया कि गेहूं बेचकर कई हजार रुपए जेब में भरकर वह बंबई की ओर भाग गया है। यह पूरी घटना स्थानीय थाने में गबन की एक रिपोर्ट की शक्ल में आ गई। बकौल वैद्य जी की कांटा सा निकल गया। पर यूनियन के एक डायरेक्टर ने कल शहर जाकर ऐसा दृश्य देखा जिससे पता चला कि रामस्वरूप वे रुपए खर्च करने के लिए बंबई को नहीं, रामस्वरूप जो उस गेहूं को बेचने के बाद मंडी में बेचने के बाद जो रुपए बचे उसे खर्च करने के लिए वह बंबई नहीं गए, वह अपने ही इलाके शहर को प्राथमिकता दी। डायरेक्टर साहब यूं ही सिर्फ शहर देखने का मतलब से शहर देखने गए थे। इन अवसरों और कार्यक्रमों में उन्हें कम से कम अस्थायी कार्यक्रम होता था। किसी पार्क में पहुंचा, किसी पेड़ के नीचे बेंच पर बैठना बैठना लाइया चना चबाना, रंगीन फूलों और लड़कियों को ध्यानपूर्वक देखना और इस उम्र में छोकरे के सिर पर तेल मालिश करना। जब वे उस बगीचे में जाते हैं और बैठते हैं तो अचानक से देखते हैं कि उन्होंने देखा सामने एक पेड़ था, उसके नीचे बेंच पर रामस्वरूप सुपरवाइजर बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह उसे कुछ बोला नहीं कि अपने आकर के वैद्य जी को जानकारी दी। सिपालगंज की ओर लौटते समय डायरेक्टर का जान पड़ने लगा कि मालिश के सुख के पीछे उन्हें कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ विश्वासघात किया। कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ उन्होंने क्या किया, विश्वासघात किया। उन्हें याद आया कि रामस्वरूप फरार और पुलिस उसकी तलाश में है। अगर वे रामस्वरूप को पकड़वा देते तो गबन का मुकदमा चल निकलता, शायद उनका नाम अखबार में भी छपता। यह सब सोचकर वे दुखी हुए। उनकी आत्मा उनको कुरेदने लगी, अतः वापस आते ही आत्मा के संतोष के लिए वो वैद्य जी से मिले और हिंगवाष्टक चूर्ण की एक पुड़िया फाँक कर उसने बोली, मुझे आज पार्क में ऐसे आदमी दिखाई दिया जो बिल्कुल रामस्वरूप जैसा था। जो बिल्कुल कैसा था, बिल्कुल रामस्वरूप जैसा था। वह आकर के बताता है।
वैद्य जी ने कहा, होगा कुछ आदमियों की आकृति की सी। मतलब वैद्य जी का मानना था कि वो आकृति नहीं है, तुम उसे गलती से देख लिया, कोई वैसा ही आदमी दिखता सुनता होगा। डायरेक्ट ने अनमने ढंग से कहा, मैं थक कर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। डायरेक्टर जी क्या कह रहे हैं कि मैं थक के एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वैद्य जी ने कहा, उसी समय पुलिस को सूचना देनी थी। डायरेक्टर ने थोड़ी देर सोचते रहे, फिर सोच समझ कर बोला, मैंने मैंने सोचा कहीं रामस्वरूप यह जान न जाए कि उसे देख लिया गया, इसलिए पुलिस को इत्तला नहीं दी। गबन का अभियुक्त बंबई में नहीं बल्कि 15 मील दूर पर ही एक तेल मालिश कराने के लिए उसके सिर पर कंधों पर सही सलामत रखा। इस सूचना में वैद्य जी को उलझन में डाल दिया। तो वो कितने दूर में था? यानी सिपालगंज मात्र 15 मील दूर शहर से स्थित था। और वही कौन है? तो कोऑपरेटिव यूनियन के सुपरवाइजर आपका राम स्वरूप। वैद्य जी को उलझन में डाल दिया। डायरेक्टरों की बैठक को बुलाना जरूर हो गया। पूरी बात उन्होंने खाली पेट सुनी थी। उसे भंग पीकर भी सुना जा सके, इसलिए बैठक का संयम शयन काल के लिए रखा गया। शनिचर पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी का एकमात्र देवता मानता था। दोनों से अलग अलग प्रभावित था। यानी शनिचर पृथ्वी पर किसे मानता था? पृथ्वी पर वैद्य जी को, और स्वर्ग में हनुमान जी को। मतलब मात्र इन दोनों व्यक्तियों को ये देवता मानते थे। हनुमान जी सिर्फ लंगोट लगाते हैं, इस हिसाब से शनिचर भी सिर्फ अंडरवियर में काम चलाते हैं। यानी कि अंडरवियर में रहने का उन्हें कहाँ से तजुर्बा मिला या क्या किन किन को देख करके वे सीखे? तो हनुमान जी को देख करके वे सीखे थे। जिस्म पर बनियान वह तभी पहनता जब उसे सज धज कर कहीं के लिए निकलना होता। यह तो वह हनुमान जी से प्रभावित। वैद्य जी का प्रभाव से वह किसी भी राह चलते आदमी पर कुत्ते की तरह भौंक सकता था, पर वैद्य जी के घर का कोई भी कुत्ता, वैद्य जी के घर का कोई कुत्ता भी हो तो उसके सामने वह अपनी दुम हिलाने लगता। यह दूसरी बात है कि वैद्य जी के घर पर कुत्ता नहीं था, शनिचर के दुम नहीं थे। उसे शहर की हर चीज में और इसलिए रंगनाथ में काफी दिलचस्पी थी। उसे शहर के हर चीज को सुनना, समझना, देखना दिलचस्पी थी। इस कारण उसे रंगनाथ में काफी दिलचस्पी थी। जब रंगनाथ दरवाजे पर होता तो शनिचर भी उसके आसपास देखा जा सकता था। आज भी यही हुआ। वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन की बैठक में गए थे। दरवाजे पर सिर्फ रंगनाथ और शनिचर थे। सूरज डूबने लगा था और जाड़े की शाम के साथ हर घर से उठने वाला कसेला धुआं मकानों के ऊपर लटक गया। कोई रास्ता पर खटखट करता हुआ निकला। किसी भी शारीरिक विकार के लिए एक भारतीय के मन में जो सात्विक घृणा होती है उसे थूक कर बाहर निकालते हुए शनिचर ने कहा, लंगड़वा जा रहा है साला। कहकर वह उछलता हुआ बाहर चबूतरे पर आ गया और वहां मेढक की तरह बैठ गया। रंगनाथ ने पुकारा, कहा, लंगड़ा हो क्या? वह कुछ आगे निकल गया था। आवाज सुनकर वो वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोले, हाँ बाबू, लंगड़ ही हूँ। मिल गई नकल? रंगनाथ के इस सवाल का जवाब शनिचर ने दिया, नकल नहीं, इन्हें मिलेगा शिकहर। उसी में एक टांग लटकाकर झूला करेगा। उसी में क्या करेगा? एक टांग लटकाकर झूला करेगा। लंगड़ा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वहीं से उसने पुकार कर कहा, नकल तो नहीं मिली बापू, आज नोटिस बोर्ड पर ऐतराज छपा है। तो ये रंगनाथ का, वे दफ्तर वाले बड़ी शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं। जैसे गांधी जी अपनी प्रार्थना पत्र सभा में समझा रहे हो कि हमें अंग्रेजी से घृणा न करनी चाहिए, उसी वजह से लंगड़ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बापू, दफ्तर वाले तो अपना काम करते हैं, सारी गड़बड़ी अर्जी अर्जिन विश ने की है। विद्या का लोप हो रहा है। नए नए अर्जी नविश गलत फलत लिख देते हैं। रंगनाथ के मन में इतना तो मंजूर कर लिया कि वैद्य का लोप हो रहा है, पर लंगड़ बताए हुए कारण से सहमत नहीं हो सका। वह कुछ कहने जा रहा था, तब लंगड़ ने जोर से कहा, कोई बात नहीं बापू, कल दरख्वास्त ठीक हो जाएगी। वह खटखट खटखट करता चल दिया। शनिचर ने कहा, जाने किस देश के बांगड़ू सिपालगंज में इकट्ठा हो रहे हैं। रंगनाथ ने उसे समझाया, सब जगह ऐसा ही है, दिल्ली का भी यही हाल है। वह शनिचर को दिल्ली के
किस्से सुनाने लगा, जैसे भारतीयों की बुद्धि अंग्रेजी की खिड़की से झांककर संसार का हालचाल देती है, वैसा ही शनिचर की बुद्धि रंगनाथ की खिड़की से झांकते हुए दिल्ली का हालचाल लेने लगती है। दोनों कुछ देर उसी में अटके रहे। अंधेरा हो चला, पर अभी हालात ऐसी नहीं थी कि आंखों के सामने खड़े हुए आदमी और जानवर का तमीज तमीज न की जा सके। वैद्य जी की बैठक में एक लालटेन लटका दी गई। सामने रास्ते से तीन नौजवान जोर जोर से ठहाका लगाते हुए निकले। सामने से कौन कौन? तीन जवान। जो उनकी बातचीत एक ऐसी घटना के बारे में हो रही थी जिसमें दोपहर फंटूस और चकाचक ताश और पैसे का जिक्र भी बहुतायत से हुआ, जो प्लानिंग कमीशन के अहलकारों में इवैल्यूएशन, कोऑर्डिनेशन, डवटेलिंग या साहित्यकारों के परिप्रेक्ष्य, आयाम, युगबोध, संदर्भ आदि कहने में पाई जाती है। ठाका सुनते ही सनीचर ने अधिकार भरी आवाज में कहा, यहाँ खड़े खड़े क्या उखाड़ रहे हो? जाओ रास्ता नापो। नौजवान अपनी हंसी के पॉकेट बुक संस्करण प्रकाशित करते हुए अपना रास्ता नापने लगे। तब तक अंधेरे से एक औरत छम छम करती हुई निकली। लालटेन की धीमी रोशनी में लपलपाती हुई परछाई छोड़ती हुई दूसरी ओर निकल गई। वह बड़बड़ाती जा रही थी कि इसका तात्पर्य था कि कल के छोकरे जो उसके सामने नंगे नंगे घुमा करते थे, आज उसे इश्कबाजी करने चले हैं। मतलब कि जो उसके सामने वो नंग धड़ंग बच्चे घूरते थे, आज उसी से इश्कबाजी करने चले हैं। सारे मोहल्ले को यह समाचार देकर कि लड़के उसे छेड़ते हैं और वह अब भी छेड़ने लायक है, वह औरत वही अंधेरे में गायब हो गई। शनिचर ने रंगनाथ से कहा, ले जाना, वह काना इस कुतिया को कहां से घसीट लाया है। जब निकलती है तो कोई ना कोई उसे छेड़ ही देता है। काना से पंडित राधेलाल का अभिप्राय था। काना से किससे अभिप्राय था? पंडित राधेलाल से अभिप्राय था। उसकी एक आंख दूसरी से छोटी थी, इसी से गंजा उसने काना कहने लगा। क्या हुआ था? उसकी गंजा के उनको एक आंख दूसरी आंख से छोटी थी, इसलिए इसी से गंजाहे उनको काना कहने लगते हैं। यह हमारी प्राचीन परंपरा है। वैसे तो हमारी हर बात प्राचीन परंपरा है, लेकिन लोग बाहर जाते हैं और जरा जरा सी बात पर शादी कर बैठते हैं। अर्जुन के साथ चित्रांगना आदि को लेकर यही हुआ था। यही भारतवर्ष का प्रवर्तक भारत के पिता दुष्यंत के साथ हुआ। यही ट्रिनिडाड और टोबैगो, बर्मा और बेकाग जाने वाले के साथ होता था। यही अमेरिका और यूरोप जाने वाले के साथ हो रहा है। यही पंडित राधेलाल के साथ हुआ। यही काम क्या हुआ था? पंडित राधेलाल के साथ हुआ था। अर्थात अपने मोहल्ले में रहते हुए जो बिरादरी के 1 इंच भी बाहर शादी करने की कल्पना मात्र से बेहोश हो जाते, वे भी अपने क्षेत्र के बाहर निकलते ही शादी के मामले में शेर हो जाते हैं। अपने मोहल्ले में देवदास पार्वती से शादी नहीं कर सका। एक समूची पीढ़ी को कई वर्षों तक रोने का मशाल दे गया था। उसे विलायत भेज दिया जाता है तो वह निश्चय ही बिना किसी हिचक किसी गौरी औरत से शादी कर लेता। बाहर निकलते ही लोग प्रायः पहला काम यह करते हैं कि किसी से शादी कर डालते हैं और फिर सोचना शुरू करते हैं कि यहाँ क्या करने आए थे। तो राधेलाल पंडित ने भी सुना जाता है कि एक बार पूरब जाकर कुछ करना चाहा था, पर 1 महीने में वे इस कुतिया से शादी करके शिवपालगंज वापस लौट आए। पंडित राधेलाल की जो प्रतिष्ठा रही हो, उनकी प्रेयसी की स्थिति बिल्कुल साफ थी। वह भाग कर आई थी, इसलिए कुतिया थी। यानी कि वह कोई महिला थी, वो कुतिया नहीं थी, लेकिन वह भाग के आई थी, इसलिए वह कुतिया थी। लोग उससे मजाक कर सकते थे और हमेशा यह समझ कर चल सकते थे कि उसे मजाक अच्छा लगता है। यह शिवपालगंज के नौजवानों का सौभाग्य था कि कुतिया ने भी उनको निराश नहीं किया। उसे सचमुच ही मजाक अच्छा लगता था और इसी से मजाक होने पर टूटते ही गाली देती थी, जो कि गंजहों का आत्माभिव्यक्ति का बड़ा जनप्रिय तरीका माना जाता था।
शनिचर रंगनाथ को पंडित राधेलाल का किस्सा बड़े ही नाट्य ढंग से सुना रहा था। तभी उस नौजवानों में से एक बैठक के दरवाजे पाकर खड़ा हो गया। वह नंगे बदन था, उसके जिस्म पर अखाड़े की मिट्टी लगी हुई थी। लंगोट की पट्टी कमर से पैरों तक हाथी के सूंड की तरह लटकी हुई थी। उन दिनों शिवपालगंज में लंगोटा पहनकर चलने वालों में यह फैशन लोकप्रिय हो रहा था। शनिचर ने पूछा, क्या मामला है छोटे पहलवान? पहलवान ने शरीर के जोड़ों पर दांत खुजलाते हुए कहा कि बद्री भैया आज अखाड़े में नहीं आए। कहाँ लपक गए? लपक कहाँ जाएंगे? इधर उधर कहीं होंगे। कहाँ होंगे? यूनियन के सुपरवाइजर गेहूं लाद कर भाग गया है। उसी की मीटिंग यूनियन में हो रही है। बद्री भैया भी गए होंगे। पहलवान ने लापरवाही से चबूतरे पर थूक दिया। कहा, बद्री भैया मीटिंग में बैठकर क्या अंडे देंगे? सुपरवाइजर को पकड़कर एक धोबी पाट मारते, उसी में साला टें हो जाता। मीटिंग सीटिंग में क्या होगा? रंगनाथ को बात पसंद आई। बोला, क्या तुम्हारे यहाँ मीटिंग में अंडा दिया जाता है? पहलवान के इधर से किसी सवाल की आशा न की थी। उसने कहा, अंडा नहीं देंगे तो क्या बाल उखाड़ेंगे? सब मीटिंग में बैठकर राणों की तरफ फाय फाय करते हैं, काम धाम के वक्त खूंटा पकड़कर बैठ जाते हैं। रंगनाथ को हिंदी भाषा के इस रूप का विशेष ज्ञान न था। उसने मन में सोचा, लोग यूं ही कहा करते हैं कि हमारी भाषा में सशक्त शब्दों की कमी है। यदि हिंदी के विद्वानों को पहलवान की तरह अखाड़े में 4 महीने रखा जाए तो व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद वे वहां की मिट्टी के जर्रों से इस तरह के शब्दकोश निकाल लेंगे। रंगनाथ ने अब छोटे पहलवान को आदर की निगाह से देखा। इत्मीनान से बात करने का मतलब से कहा, अंदर आ जाओ पहलवान। बाहर कौन गाज गिर रही है? हम यहीं चुर्रेट हैं। इतना कहकर छोटे पहलवान ने बातचीत में कुछ आत्मीयता दिखाई। पूछा, तुम्हारा क्या हाल है रंगनाथ गुरु? रंगनाथ पहलवान से अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दोनों वक्त दूध, बादाम, पानी और कसरत करने के बाद कॉफी हाउसों में भले लोगों की उत्सुकता न जगाए, पर छोटे पहलवान के लिए यह विषय पूरी रात पार करने के लिए काफी था। पहलवान हंसा। फुटफेरी नहीं समझते? वह ससुरा बड़ा लासेबाज था। तो लासेबाज कोई हस्सी टट्ठा है? बड़ों बड़ों की गूद निकल आती है। जमुनापुर के रियासत तक इसी में टीड़ी बीड़ी हो गई। देसी विश्वविद्यालयों के लड़के अंग्रेजी फिल्म देखने जाते हैं। अंग्रेजी बातचीत समझ में नहीं आती, फिर भी बेचारे मुस्कुरा कर देखते रहते हैं कि वे सब समझ रहे हैं और फिल्म बड़ी मजेदार है। नासमझी के माहौल में रंगनाथ भी उसी तरह मुस्कुराता रहा। पहलवान कहता रहा, गुरु, इस राम स्वरूप सुपरवाइजर के नक्शेबाजी में मैं पहले से देख रहा था। बद्री पहलवान से मैंने तभी कह दिया था कि वस्ताद है, यहाँ उस्ताद होना चाहिए। उस्ताद या लखनऊ लासेबाज की फिराक में जाता है। तब तो बद्री उस्ताद भी कहते हैं कि टाई टाई नो कर दे छोटू, शाला आग खाएगा तो अंगार हगेगा। अब वह आग भी खा गया और गेहूं भी तीड़ी कर ले गया। पहले तो वैद्य महाराज भी छिपाए बैठे रहे, अब जब पानी का हगा उतरा आया है तो सब यूनियन के दफ्तर में बैठकर फुसुर फुसुर कर रहे हैं। रंगनाथ ने कहा, बद्री से तुमने बेकार ही बात की। वैद्य जी से अपना शुभहा बताते तो वह तभी सुपरवाइजर को यहाँ से हटवा देते। यह सब बातचीत चल ही रही थी। हम बोले कि हमसे हाथ न उठाओ महाराज, मैं हाथ उठाऊंगा तो लोग कांखने लगेंगे। हाँ, यही रामस्वरूप रोज शहर में घसड़ बसड़ करता घूमता, उसे पकड़वा कर एक लखी इमारत में बंद कराते नहीं? कहते हैं कि प्रस्ताव कर लो। बद्री उस्ताद खुद बिलबिलियाए हुए हैं, पर सगे बाप का मामला है। वह जांग खोले तो लाज और खोले तो लाज। यह जांग खोले तो लाज और वह खोले तो लाज। तब तक बैठक के सामने लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। चबूतरे पर खद्दर की धोती, कुर्ता, सदरी, टोपे और चादर की भव्य मूर्ति वैद्य महाराज प्रकट हुए।
उनके पीछे कई और चेले चपाड़े। बद्री पहलवान सबसे पीछे थे। चेहरा बिना तोबड़े की सहायता के ही तोबड़ा जैसा हो रहा था। उन्हें देखते ही छोटे ने कहा, उस्ताद, एक बड़ा फंटूस मामला है, बड़ी देर से बताने के लिए खड़ा हूँ। खड़े हो तो कौन पिघल जा रहे हो, क्या मामला है? कहकर बद्री पहलवान ने छोटे का स्वागत किया। गुरु शिष्य चबूतरे के दूसरे छोर पर बातचीत करने के लिए चले गए। शनिचर बोला, महाराज, बहुत थकान आ गई हो तो एक बार फिर छनवा दूं? वैद्य जी कुछ नहीं बोला। यूनियन के एक डायरेक्टर ने कहा, दोबारा तो वही यूनियन में छन चुकी है। बढ़िया माल, दूधिया, अब घर चलने का नंबर है। वैद्य जी कुछ देर पूर्वज चुप बैठे हुए दूसरों की बातें सुनते रहे। वह आदत उन्होंने तभी से डाल ली थी जब उन्हें विश्वास हो गया था कि जो खुद कम खाता है दूसरों को ज्यादा खिलाता है, खुद कम बोलता दूसरों को ज्यादा बोलने देता है, वही खुद कम बेवकूफ बनता है, दूसरे को ज्यादा बेवकूफ बनाता है। फिर वे अचानक बोले, रंगनाथ, तुम्हारी क्या राय है? जिस तरह बिना बात बताए हुए वैद्य जी ने राय मांगी थी, उसी तरह बिना बात समझे हुए रंगनाथ ने कहा, जी, जो होता अच्छा ही होता। वैद्य जी मूछों में मुस्कुराए बोले, तुमने बहुत उचित कहा। बद्री पहलवान के विरुद्ध था। बद्री पहलवान प्रस्ताव के विरुद्ध था, पर बाद में वह चुप हो गया। प्रस्ताव एकमत से पास हो गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। रंगनाथ को बाद में ध्यान आया कि वह अपनी राय तो लुटा चुका है। उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या प्रस्ताव किया आप लोगों ने? हम लोगों ने प्रस्ताव किया कि सुपरवाइजर ने जो हमारी 8,000 रुपए की हानि की है। कितने हजार रुपए की? तो 8,000 रुपए की हानि की है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे। उसकी पूर्ति के लिए क्या के अनुदान दें, यह पंक्ति याद रखिएगा। रंगनाथ इस तर्क से लड़खड़ा गया। बोला, सरकार से क्या मतलब? गबन आपकी यूनियन का सुपरवाइजर ने किया, उसका हर्जाना सरकार दे तो कौन देगा? सुपरवाइजर तो अलक्षित हो चुका है। हमने पुलिस को सूचना दे दी है। आगे सरकार का दायित्व है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अन्यथा यह यूनियन बैठ जाएगी। हमने अपना काम कर दिया, आगे का काम सरकार का है। उसने अकर्मण्यता भी हम जानते हैं। वैद्य जी इतनी तर्कसंगत बातें कर रहे थे कि रंगनाथ का दिमाग चकरा गया। वे शासन की अकर्मण्यता, जनता का कल्याण, दायित्व आदि शब्द बार बार अपनी बात में ला रहे थे। रंगनाथ को यकीन हो गया कि नए जमाने के लोग जैसी भाषा समझते हैं, उसके मामा पुरानी पीढ़ी के होकर भी वैसी ही भाषा बोलना जानते हैं। बद्री पहलवान छोटे से बातचीत करके वापस आ गए। बोले, रामाधीन के यहाँ डाका तो नहीं पड़ा, पर इधर उधर चोरियां होने की खबर आई। वे अपने बाप के सामने प्रायः अदब से बोलते थे। यह बात भी उन्होंने इस तरह से कही जैसे छोटे उनके बीच की बात का यही निष्कर्ष था और उसे बताना उनका कर्तव्य था। वैद्य जी ने कहा, चोरी डकैती सर्वत्र यही सुना पड़ता है। देश में सरताल को जो रहा है